दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आपने अब तक हम जो मधु किश्वर जी से बात कर रहे हैं उसमें आपने 2 एपिसोड उस सिलसिले में देख लिए। आज जो देखने जा रहे हैं वो तीसरा एपिसोड है। और जो पहला और जो दूसरा एपिसोड आपने देखा उसमें आपने देखा होगा कि एक उसका समापन भी नहीं हुआ है और वहां से हमने टू बी कंटिन्यूड किया है। तो वो उसका जो बाकी का पार्ट है आज वो आप देखने जा रहे हैं, जिसको आप पार्ट 3 कह सकते हैं। ब्रेकिंग द मिथ अराउंड करके हम कह रहे हैं कि मधु किशोर और नरेंद्र मोदी साहब को लेकर जो बहुत सारी बातें हो रही है और मधु जी भी जो कह रही हैं, उन सबको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप जो बातचीत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे इस पूरी अपनी जो बात है उसमें मधु जी इस मोड़ पे आके रुकती हैं और हमको कहती हैं कि वो जो एक तरह से वो भावनाओं में बह गई थी या तो उनको लगा था कि क्यों एक अंडरडॉग मुख्यमंत्री है और उसको परेशान किया जा रहा है, या तो गुजरात के हिंदुओं को एक तरह से जो है वो उनका गलत चित्रण हो रहा है, फासिस्ट बताया जा रहा है और उसको लेकर जब भ्रम टूटा तो कैसे टूटा और टूटने की बहुत सारी इसमें जो है किस्से होंगे और आप इसमें देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एक अपनी ओर से जो है वो एक चीज को वो मानती भी हैं कि उनसे जैसे राम जेठमलानी साहब ने भी कहा था, उनके तो वर्ड टू वर्ड मुझे याद है कि राम जेठमलानी साहब ने कहा था कि मोदी हैज मेड अ फूल आउट ऑफ मी। तो कुछ उसी तर्ज पर मधु जी भी जो है आपको इस एपिसोड में कहते हुए सुनाई देंगी और बहुत सारी बातें उस भ्रम टूटने की कहानी को लेकर है। तो आप इस एपिसोड को देखिए और उम्मीद करेंगे कि आप इस पर भी अपनी राय जो है हमको लिख के जरूर से देंगे। और अब आगे देखें इससे पहले मैं आपको अपील कर दूं कि भाई इस वीडियो की लिंक को आप जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मंच ये आप ही का है, अगर आपने नए इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने साथियों से भी करवा लें। और ये नीचे स्क्रॉल पर ध्यान दीजिएगा, हमें आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। अगर आप हमें कुछ भेजना चाहते हैं तो मेंबरशिप के द्वारा या यूपीआई के द्वारा आप भेज सकते हैं, या आप जैसे उचित समझे उस तरह से भेज सकते हैं। तो अब देखिए आप आगे कि इस बातचीत में, इस साक्षात्कार में मधु जी जो हैं वो क्या कह रही हैं। अब मुझे वो पूछना है दर्शकों के लिए कि ये जो आपने ये जद्दोजहद और ये सब करने के बाद ये जो किताब लिखी, तो वो किताब को तो फिर मोदी साहब को मतलब खुद जो है बहुत उसको सर पे लेके घूमना चाहिए था कि अरे भाई ये तो अरे देखिए गजब की इतना कहानी अच्छा है। हमारा इमेज बना दिया। आपको हेल्प होनी चाहिए थी आपकी किताब को लेकर। तो कितनी आप हेल्प हुई ये बताइए बंग जरा हमको। जाएंगे। इसको साबोटाज किया, वो सारी कहानी अब बताती हूँ मैं आपको आप कैसे। बताइए। अच्छा, पहले मैंने बताया ना मोदी से मैं 6 अच्छा, महीने नहीं मिली। मैं आपको सिंगल फ्रेम कर रहा हूँ सो दैट आप सीधी जो है नहीं नहीं, आप दर्शकों में रखिए दिखे। तो मुझे अच्छा लगता है बात करने में। अच्छा आई लाइक ठीक द आई कॉन्टैक्ट। जी जी ठीक है अभी ठीक क्या होता है कि 6 महीने बाद मैं मोदी से इंटरव्यू के लिए समय मांगती हूँ और मैंने कहा कि जब मैं ये बात करूं तो ये कब कृपया की बात है, ये कब की बात है ये 2013 आपसे कह में। 13 ये चार रिसर्च। पांच 6 महीने जब मैं घूम ली थी। रिसर्च आपका हो गया था, किताब अभी अभी लिखी नहीं थी आपने, लेकिन नहीं आपका अभी रिसर्च हो लिखी चुका था। ना। हाँ, अभी अच्छा कुछ नहीं ठीक है। लिखा था। आई वॉज जस्ट एब्जॉर्बिंग एंड बीइंग शॉक्ड कि मैं सुन क्या रही हूँ, कहा क्या गया इसके बारे में। अब होता क्या है कि इनसे मैंने ये जरूर कहा था कि अगर मुझे इंटरव्यू देनी है तो अनइंटरप्टेड मुझे समय चाहिए एट अ टाइम, क्योंकि मैं खास दिल्ली से आऊंगी एंड यू विल हैव टू। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि कैमरा की टीम, तो एक सोनी का हैंड हेल्ड कैमरा हैंडीकैम जो आता लेके, था। हाँ। हाँ, वो पहुंच जाती थी इनके पास एंड ही वुड इंश्योर दैट नोबडी इंटरप्टेड अस एट ऑल फॉर 1.5-2 घंटा जो भी टाइम मुझे चाहिए होता था। और मेरे कैमरा को बहुत सलीके से वो एडजस्ट करते थे। ही वुड पुट बुक्स, पुट इट अप, बिकॉज मेरे हाथ में रहता था तो हिलता था। सो ही मेड श्योर इट वाज स्टेबल। और आप देखेंगे कहीं भी मैं फ्रेम में नहीं हूँ, नहीं दिखती हैं वो, आप। हाँ, मैं पीछे ही हूँ और मेरे सवाल जवाब बीच बीच में कभी कभी है जिससे पता चलता है कि मैं सवाल कर रही हूँ। मेरी डिस्टिंक्ट वॉइस कभी कभी सुनने को मिलती है। जी
तो ये इंटरव्यूज हुए, और क्योंकि मैं ज्यादा इंटरप्ट नहीं किया, सी व्हेन आई इंटरव्यू समवन आई ट्राई कि तुम बोलो, अपना दिल खोलो। तो दिल खोल के इन्होंने अपनी खूब शेखियां बगारी, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की। कुछ बातें, अब जैसे उदाहरण के लिए जी इन्होंने मुझे जो फेक सिद्ध हुई वो भी मैंने चेकआउट की, और उस पर लिखा भी। उदाहरण के लिए इन्होंने मुझे बताया कि कैसे गांव में उद्योग के लिए इन्होंने एक जगह केन की कुछ फर्नीचर बनाने के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उनको ट्रेन किया और फिर मैं चल पड़ी वहां देखने। वहां जाके तो कख नहीं मिले। एक बंदा हाँ वो ट्रेनिंग दी थी, पर कहाँ, यहाँ वो ट्राइबल एरिया में कख नहीं। सो दैट प्रूव्ड। देन another big claim he made was about जो फेक सिद्ध हुआ, हाँ, कि वाडनगर यूज्ड टू बी अ बिग बुद्धिस्ट, जिनका गांव, वहां बहुत बड़ी 10,000 स्टूडेंट्स की मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होती थी। एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड इन ऑल सीरियसनेस एक्सकवेशन सो दैट बुद्धिस्ट कंट्रीज के साथ इनका तालमेल बैठे, वो आए यहाँ पे। मैं पहुंच गई जी वाडनगर भी वो देखने कि इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। वैसे भी सोचा कि वाडनगर में ये बड़े हुए हैं तो कुछ जानकारी मिलेगी। वहां के लोग बहुत डिफरेंट थे, किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। एक इनके टीचर मिले, थोड़ी बहुत उन्होंने बात की, पुराने टीचर स्कूल के, पर बाकी किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई ऐसी गजब की बातें नहीं बताई। और मैंने जो देखा वो एक्सकवेशन जिसको कह रहे थे, इट वाज सच अ पैथेटिक साइट। थोड़ा सा नौटंकी की गई एक्सकवेशन की। वहां फिर गंद डाल रहे हैं, कूड़ा करकट डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, इट वाज इन शैम्बल्स। और आसपास स्लमी सा सेटलमेंट है। तो मैंने इसको चिट्ठी भी लिखी मोदी को, उसके बाद बोला भी पर्सनली कि आप तो कह रहे थे कि बड़ी एक्सकवेशन साइट्स हो रही है। मैंने सोचा मोहनजोदारो टाइप कुछ निकलने वाला है देयर, इट्स अ पैथेटिक थिंग। सो ही मेड लॉट ऑफ टॉल क्लेम्स। देन आई आल्सो अंडरस्टूड कि कोई भी, ये मैंने लिखा नहीं, मैंने वो सेकंड वॉल्यूम में लिखना था। जो भी शिक्षा के एक्सपेरिमेंट किए, शिक्षा मंत्री तो आनंदी बहन थी, कुछ वो अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, सबका श्रेय खुद लेते थे। फिशिंग कम्युनिटी के लिए जो कुछ एक्सपेरिमेंट जो सरकारी एक है पब्लिक सेक्टर में फिशरी को मदद करने वाली, जिसने सैटेलाइट के माध्यम से फिशरमैन को, सबका श्रेय खुद लेना। ही नेवर गेव श्रेय टू एनीवन। Another thing that I noticed, and in my second volume I would have come up with it, सारा गुजरात में घूमी, केवल एक चेहरा दिखता था, पॉलिटिकल चेहरा मोदी का, और किसी का नहीं। अगर किसान मेला है तो मोदी, अगर फिशरीज का मेला है, मतलब बड़े बड़े जो सम्मेलन करते और थे, गरीब कल्याण मेले भी बहुत किए उसके कल्याण मेले, उसके हाँ तो मैंने अटेंड किए खूब सारे। बट इट रियली स्ट्रक मी हार्ड दैट नोबडी काउंट्स। जब ये स्टेज पे बंदा आता है तो सबको उतर जाना होता है। जो मिनिस्टर्स होल्ड फोर्ट कर रहे होते हैं तब आने तक, एंड लेटर ऑन आई वाज टोल्ड दैट हिज प्लानिंग इज सो मेटिकुलस कि उसकी गाड़ी कहाँ रुकेगी, उसके बाद इसने कितने कदम लेने हैं, वो सब गिनती होती थी। फिर वो कितने मिनट और कितने सेकंड में ये स्टेज में पहुंचेगा, और उस दौरान सारी स्टेज खाली हो जाएगी, सिर्फ अनाउंसमेंट होगी, मोदी का जय जयकारा होगा, फिर ही इज अलोन ऑन द स्टेज। तो ये बातें तो मैं नोटिस कर ही रही थी, लेकिन और भी बातें बहुत थी देखने लायक। तो वो जैसे मैंने सेकंड और थर्ड वॉल्यूम में, हाँ, जैसे कि कौन सी और भी बातें जो आप कह रही हैं? उदाहरण के लिए अब ये भी पता चला, मोदी जी ने खुद भी बताया अच्छा, कितना टाइट कंट्रोल, सर्वेलेंस थी। सर्वेलेंस कितनी थी। मोदी जी ने बताया आपको ये टाइट हाँ, सर्विलेंस के बारे में? मैं खुद बताती हूँ। अब अच्छा, जैसे इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो था सीएम टू डीएम। वैसे भी ये ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं 3 पोस्ट मैटर करती हैं इस देश में, पीएम, सीएम, डीएम, बाकी सब बकवास।
अब इनका सीएम टू डीएम का जो सारा गठबंधन था, उसमें किसी पॉलिटिशियन को चू करने की इजाजत नहीं थी. नाउ ही हिमसेल्फ टोल्ड मी कि मधु जी, इतना ये करप्शन रहता है, इतना मिसमैनेजमेंट रहता है, तो मेरा जो काम करने का तरीका ये है कि मैं, एज यू वुड नो, कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, अलग डिस्ट्रिक्ट में ये मनाते थे जी. हर बार. सिर्फ अहमदाबाद में या गांधीनगर में नहीं होता था. मुझे ये मॉडल जी. बहुत अच्छा लगा था और मैंने कई सारे अटेंड भी किए. 15 अगस्त या 26 जनवरी तक के लिए उस डिस्ट्रिक्ट को, ये डीएम को एजेंडा दिया जाता था, इतने डेवलपमेंट प्रोग्राम तुमने खत्म करने हैं, इतने कार्यक्रम या इतने प्रोजेक्ट्स आपने खत्म करने हैं. फिर उसको दे के फिर आई वुड लीव हिम एंड जस्ट टेल हिम, इफ यू हैव एनी ट्रबल लेट मी नो, बट नोबडी विल इंटरफेयर. और फिर इन्होंने स्वयं मुझे बताया कि मेरा जो एडमिन मॉडल ये था, और बहुत सी बातें, बट आई एम जस्ट समिंग अप अ फ्यू सेलिएंट थिंग्स, कि मैं मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन मेरे होते थे, जब एक दिन सारा कैबिनेट मिनिस्टर एमपी आ जाते थे मुझे मिलने, द पॉलिटिकल क्लास. सेकेंड डे वाज ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स, तो इनकी मीटिंग होती थी. उसके बाद I did not allow any MLA to enter the secretariat, ताकि यहाँ आके जोड़ तोड़ मरोड़ न करें. अगर कोई आता था, ये मोदी जी ने खुद मुझे बताया कि मुझे पता चला कि कोई आया है MLA किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने, तो मेरे ऑफिस से बस डिस्क्रीट सा फोन चला जाता था कि सुना है आप फला फला अफसर के पास गए थे, कोई काम था तो बता देते, सीएम के साथ तो मीटिंग होती है आपके हफ्ते में इस दिन, तो उन्हीं को बता देते, करवा देते. तो मैसेज मिल जाता था कि आई हैव बीन नोटिस्ड एंड टारगेटेड एंड वार्न्ड. तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी. फिर सारे मिनिस्टर्स को और एमएलएस को, खासकर मिनिस्टर्स को, कि हफ्ते में 4 या 5 दिन उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ही घूमते रहना है, मोदी जी के गुणगान करते, प्रोग्राम ये है वो करना है, मतलब उनको अहमदाबाद में नहीं बैठने देना. ये उन्होंने खुद बताया. और आईएएस ऑफिसर्स को जितनी छूट दी गई उतनी किसी भी, शायद चंद्रबाबू नायडू ने भी यही मॉडल अपनाया था और बड़ी मार खाई थी, you know, because he thought CM to DM model will work for him. It didn't. बट इन्होंने चला लिया और बहुत सर्वेलेंस के साथ, किसी की हिम्मत नहीं चूक भी करे इनके खिलाफ या बोले. लेकिन जो मुझे बात अखरी, और मैंने इनसे पूछा भी कि आपने इतना गजब का रीडेवलपमेंट कच्छ का किया वगैरह वगैरह, ऐसा कैसे है कि कोई इसकी खबर ही नहीं देश में कहीं. बोले हाँ मधु जी, देखिए ना, मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज को लिखा, वाइस चांसलर्स को, कि हमारा आके देखिए रीडेवलपमेंट मॉडल, क्राइसिस मैनेजमेंट, इस पे स्टडी कीजिए. किसी ने जवाब ही नहीं दिया. मैंने कहा पर यहाँ भी तो इतने रिसर्च सेंटर हैं. नहीं मधु जी, अब ये क्या करें, मतलब. हाँ बोलिए. उसमें मैं जो फैक्ट है वो आपको आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप तो सभी दर्शकों को. कच्छ जो फिर से उठ खड़ा हुआ, जो बैठ मतलब फिर से जो अपने पांव पर और बड़े अच्छे से हुआ, उसमें सरकार का कोई बहुत रोल नहीं है. वो जो रोल है वो कच्छ के लोगों का. कच्छ के लोग बड़े उद्यमी, बड़े मेहनतू और अपने वतन को बहुत प्यार करने वाले और बड़े धनाढ्य लोग हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं. मुंबई में उनकी बहुत बड़ी संख्या है, उतने वो बंगाल में भी हैं, देश के अन्य भाग में है, लेकिन बाहर ईस्ट अफ्रीका में बहुत बड़ी संख्या में ये सब लोगों ने बहुत बड़े मतलब एफर्ट्स डाले, कम्युनिटी एफर्ट्स थे. इन सब लोगों ने मिलके सरकार को तो ये था कि सब इनको सिर्फ छूट देनी थी कि हाँ आप ये कर लो. नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ना, रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट, जो प्रदीप शर्मा आपके आईएएस ऑफिसर, जो राजा बन के उन दिनों सारा कच्छ का काम किया, है ना. हाँ. तो
ये सही नहीं नहीं है। पोर्ट कहाँ बने, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई नया पोर्ट नहीं बना है, पोर्ट तो वो तो अदानी नहीं, साहब ने तो डेवलपमेंट तो जमीन दे दी किया, थी। डेवलपमेंट किया, रोड्स जो हैं कच्छ की, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, मैंने अपने नाम से कुछ नहीं लिखा एक भी। इंटरव्यूज दिए हैं कि उस वक्त कैसे हैंडल हुआ कच्छ का जी, काम, नहीं मैं तो और सिर्फ मोदी आपको जी ने कैसे। आपसे शेयर कर रहा था कि ये एक्चुअली जो एक्चुअल कच्छ में जो कच्छ जो खड़ा हुआ है वो कच्छियों की खुद की मेहनत पे हुआ है, इन लोगों ने फैसिलिटेट दोनों किया चीजें सरकार होने के काम की, नाते। दोनों चीजें काम की, जी दोनों चीजें काम की। जी क्योंकि अब जैसे दिल्ली में दंगे हुए, सिख कम्युनिटी ने दंगाग्रस्त इलाकों में किया काम, लेकिन उस तरह खड़ा नहीं कर पाए उन राइट विक्टिम्स को। हालांकि सिख कम्युनिटी तो कच्चियों के बराबर की है, जी ग्लोबली भी फैली हुई है, बट जी दे डिड नॉट पे दैट काइंड ऑफ अटेंशन। और सरकार ने जो भी किया सो किया, नहीं किया। बट मोर इम्पोर्टेंटली, I only quoted what Kachis told me. This is the only place where I also talked to Hindus who gave me information about what they thought was the contribution of Modi. Right or wrong, who am I to judge? I was only quoting verbatim. As I said, I did not interpret anything. That is the strong हम्म, point of this book. जी Now, ऐसा नहीं कि मेरे तरफ से कोई मैंने कसीदे करे, मैंने सिर्फ कोट किया कि ये बता रहे हैं मुझे लोग। जी और मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज आज भी हैं, कोई भी चेक कर ले। इसी किस्म से मोदी के साथ भी वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज है, कोई भी चेक कर ले। अब कहानी ये बनती है कि दिस वाज द रीजन आई वेंट देयर, दिस इज द काइंड ऑफ बुक आई रोट, how he handled Kutch, how he handled Surat floods. My God, glorious stories. In fact, even Mahesh Bhatt spoke of him in very laudatory terms about how he handled Surat floods and how he handled Muslims of Surat during those floods. तो ये मेरा कहा नहीं था, मुझे तो नहीं पता था। फिर मैंने देखा ये कैसे फ्लड वाटर्स में कैंप लगा के बैठे हैं, जैकेट पहन के बोट्स में जा रहे हैं, वो सब ड्रामा वो भी देखा। पर लोग कह रहे हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं कैसे कहूं कि नहीं किया होगा। The point I'm making is all of it is quotations direct and not of people that anybody told me कि इसी से जाके बात करो. It just so happened a certain number of people talked like that. और मुझे जहाँ लीड दी, जैसे जफर सरेश वाला ने जो मुझे लीड दी, उन्होंने सलीम खान साहब का भी कहा कि उनको वो बहुत इनके एडमायरर हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये भी बताया महेश भट्ट को कितनी मदद की, वो सारा मैं पहुंच गई बम्बई महेश भट्ट से मिलने उसके ऑफिस, और 2-2.5 घंटे की वो इंटरव्यू है, उसमें से बहुत से एक्सट्रैक्ट्स मैंने छापे डायरेक्टली वर्बेटम, and he's talking in very laudatory terms, and yet not comfortable with the BJP RSS. Mahesh Bhatt to Mahesh Bhatt ही है, he has his own politics. But Salim Saab, I met Salim Saab in his house, Salman Khan के father. He spoke of him glowingly, long interview. तो अब मेरी किताब मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं, और बहुत से मूर्ख लोग सोच रहे हैं कि मोदी की बायोग्राफी है, नहीं है। Modi's biographer. No, I'm not. I did not even pay attention to those stories कि मगरमच्छ से कैसे ये लड़ते गए। वो बताया उन्होंने, वो बताया कि नहीं उन्होंने आपको बताया था? वो तो छोड़ो, मुझे अपने स्कूल की कहानियां, बचपन की कहानियां बताई, वो मैंने कोट की हैं। अच्छा, हाँ, वो उसकी इंटरव्यूज भी हैं, वो मैंने कोट किए। हाउ ही लर्न द रोप्स ऑफ गवर्नेंस, ही हिमसेल्फ सेड मुझे तो कख नहीं पता था। हाउ ही हैंडल ब्यूरोक्रेट्स, हाउ ब्यूरोक्रेट्स हेल्प हिम लर्न द रोप्स ऑफ गवर्नेंस, वो सारा मैंने कोट किया है। अगेन कोट्स एंड कोट्स एंड कोट्स, इट्स एंडलेस कोट्स। इवन माय टैक्सी ड्राइवर, राजू ड्राइवर, मुसलमान था, और उसने क्या मुझे बोला कि और तो और छोड़ो मधुबहन, मुसलमान औरतें तो इनके ऊपर फिदा हैं, क्योंकि पहले इनके मुसलमान मर्द जो हैं घर में आते नहीं थे शराब वराब के चक्कर में या जो भी, और सिक्योरिटी नहीं होती थी। मोदी जी के आने के बाद घर में टाइम से आ रहा है उनका पति,
और घर में थोड़ी खुशहाली आ गई। उसके अलावा मुस्लिम लड़कियां पढ़ने लगी। पहले इनसिक्योरिटी बहुत होती थी, लड़कियां पढ़ने नहीं मुसलमान बस्तियों से जाती थी, पर मोदी जी के आने के बाद इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई। फिर मुझे ये भी बताया कुछ मुस्लिम एजुकेशनिस्ट ने कि कैसे जो मुस्लिम स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए बड़ी दिक्कतें आती थी कांग्रेस की या अर्लियर रिजीम्स में, मोदी ने तो बिल्कुल कार्ट ब्लांच कर दिया, रेड कार्पेट ही रोल्ड आउट, हाउ ही बेंट ऑल द रूल्स टू से प्लीज कम open your institutions, what kind of extraordinary help he extended। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो जानती भी नहीं थी इन लोगों को, है ना, ये सब वो कह रहे हैं, ये है मेरी किताब में। अब इसके बाद इनके सारे बड़े बड़े जो माया जाल इन्होंने बुना, इन्होंने खुद ही उसको भंग करना शुरू कर दिया। मैं तब तक गांधीयन चश्मे से इसको देख रही थी, पर उसके बाद संयोग से गांधी के बारे में और कुछ पता चला। मोपला राइट्स में, पार्टीशन राइट्स में गांधी का रोल, किस तरह उसने हिंदुओं को बेरहमी से कुचलने के लिए छोड़ दिया। और मैं भी पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली से आती हूँ, तो ये कहानियां तो गांधी की मेरी माँ से भी मैंने सुनी हुई थी, पापा से भी, कैसे उसने रेफ्यूजियों को पूरी तरह से दुत्कारा कि आपको आने की क्या जरूरत थी, वहीं मर जाते। अगर मस्जिदों में शेल्टर ले लिया मॉनसून या विंटर में, तो निकलवाया था गांधी ने कि नहीं, सारी मस्जिदें खाली करो, नेवर माइंड इफ दे आर अबैंडन्ड, यू हैव टू एम्प्टी आउट दोज मस्जिद, यू हैव टू एम्प्टी आउट द मुस्लिम होम्स, वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक। तो एक कड़वाहट थी गांधी के बारे में रेफ्यूजी फैमिलीज में, पर हमारे परिवार में ना नफरत सिखाई नहीं जाती थी फिर भी। तो हमें लगता था इतने महात्मा हैं, देखो अपने लोगों को के साथ इतना अन्याय हुआ, फिर भी मुस्लिम भाई 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 भाई। हम महानता के चक्कर में हिंदू बहुत बेवकूफियां करते हैं ना, तो मैं भी बेवकूफ थी और बहुत आइडियलिस्टिक, स्टारी आइड। तो इसलिए गांधी से जैसे जैसे मोह भंग हुआ, तो मोदी से तो होना ही थे, तो ये तो फरीबी गांधी है, वो तो फिर नौटंकी अच्छी करता था महात्मा हुड की, ये तो बहुत फरेबी, और इसके फरेब दिखते गए। दूसरा, जैसे सेक्स एक्सपेरिमेंट्स भी, मैंने उस पर पूरी गांधी एंड वेमेन पे एक पूरा पेपर छापा था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में। लेफ्टिस्ट ने बड़ा लताड़ा था मुझे। बाद में गांधी लेफ्टिस्ट का आइकॉन बना। जब उन्हें हिंदुत्व को लड़ना था, तो उन्हें लगा अब गांधी का हथियार बनाओ, गांधी को हथियार बनाओ। तो ये राम मंदिर मूवमेंट के बाद से लेफ्टिस्ट ने गांधी को पकड़ लिया, पहले उससे बड़ी नफरत करते थे। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट once I got to know that how much harm Gandhi had done with his तुष्टीकरण and चमचागिरी of Islam, तो फिर इसकी जब दिखने लगी, और जब हिंदुस्तान का जब बादशाह ये बना, फिर तो इसने सब हदें पार कर दी ना, इस्लामीकरण को बढ़ावा देने में, कथुआ कांड में इसने जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा, ये ISI का प्लॉट, मेरी किताब जो है 640 पन्ने की है, उसमें PMO का कितना जघन्य रोल रहा, वो मैंने सारा डॉक्यूमेंट किया डे बाय डे, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप। और लेफ्टिस्ट और महबूबा मुफ्ती एंड ISI all together, and Modi is helping them full blast. That was the time after 2018 I decided that this man needs to get off our backs. ये हमारे गले का पत्थर है, ये हमें डुबोने के लिए आया है। There was no turning back. But उससे पहले भी कोविड के दौरान I was so angry with him, और मैंने कम से कम 1 दर्जन प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम्स किए, जहाँ मैंने इसको कहा ये जेनोसाइडल प्रोग्राम है, स्कैम है, ये वायरस नहीं है, और अगर तुम यहाँ मेरे बंदूक भी लगा दो और कहो गोली खाओ या वैक्सीन लो, मैं गोली खा लूंगी, मोदी तेरी वैक्सीन नहीं लूंगी, क्योंकि तुम जेनोसाइडल एजेंडा फार्मा माफिया का और बिल गेट्स का प्रमोट कर रहे हो। बहुत जोर से मैंने इसका विरोध किया। आयुर्वेद पे जितना क्रैकडाउन इसने किया, और WHO और बिल गेट्स को सौंप दिया पूरा का पूरा आयुर्वेदिक रिसर्च। आई डिफेंडेड बाबा रामदास अगेंस्ट हिज असॉल्ट, उसके ऊपर 1500 क्रिमिनल केस डाले,
कि उसने कहा कि आयुर्वेद में वायरस का इलाज बहुत आसान है, और मैंने सारा कोविड का काल केवल पतंजलि की दवाइयों से काटा, और नानी दादी के जो नुस्खे होते हैं, कोई वैक्सीन नहीं लगाई, कोई मास्किंग नहीं की, कोई घर में किसी को आने से रोका नहीं, और आई कुड सी दैट्स अ स्कैम। मोनेटाइजेशन के समय जो कहानियां सुनी मैंने स्कैम की, रिजर्व बैंक के ऑफिशियल से सुनी कि कैसे जितने नोट पहले थे मार्केट में उससे ज्यादा वापस आ गए। तो इसका तो नाटक ये था कि पाकिस्तानी फेक करेंसी को रोकने के लिए मैंने किया है, पर वो तो वाइट कर दी तूने, नकली नोटों की बजाय असली नोट तूने थमा दिए लोगों को। मतलब इसके फरेब एक के बाद एक के बाद एक पता चलते गए ना। जैसे एसजीपीसी का अमेंडमेंट अरुण जेटली के कहने पे, जब अकालियों के कहने पे इसने करवाया, जी उसमें सहजधारी हिंदुओं को इसने वोटिंग राइट से महरूम कर दिया कि वो सिख माने ही नहीं जाएंगे। नाउ सहजधारी हिंदूज हैव बीन अ कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन Sikhi of the extreme kind and Hindu community. इस जी ब्रिज को इसने तोड़ के उनको बिल्कुल नियथा कर दिया, और खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत इसने स्ट्रेंथ दी। उस वक्त भी मैंने लिखा, किसी और ने नहीं नोटिस किया, मैंने कहा मोदी जी आपने ये जो किया है ना, ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, ये अक्षम्य अपराध है। ऐसे मैंने एक पूरी सीरीज है ये अक्षम्य अपराधों की, जिसमें स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्रालय देना, अरुण जेटली को डिफेंस और फाइनेंस देना, जब आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हो तुम भ्रष्टाचार मुक्त भारत करोगे। तो एक फिक्सर थे बेचारे, अच्छे थे, बहुत सक्सेसफुल, जोड़ तोड़ मरोड़ की राजनीति जानते थे, बट ही वाज पैली विद द मोस्ट करप्ट leaders of all parties. Now you are handing over finance and defense, the most corruption-friendly ministries, to a man who is not anti-corruption. He's very corruption-friendly. जी स्मृति बिल्कुल ईरानी के पास, उसको आप शिक्षा मंत्रालय दे रहे हो। तो एक एक स्टेप पे मैं अपनी व्यथा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, एंग्विश इनके साथ शेयर में खुलेआम बोलती रही, और कड़क शब्दों में। बट यू नो आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मेरे जिंदगी में दो ही मेरे ट्रोमा रहे हैं, एक मेरी माँ का जाना, विच वॉज अ पेनफुल डेथ, एंड आई वॉजंट एबल टू डू ऑल दैट आई शुड हैव डन इफ आई न्यू बेटर। मेरा वो ग्रीफ कभी नहीं जाएगा, हर दिन हर पल। और ये मोदी ने जो ट्रोमा मुझे दिया, यू नो, आई फेल्ट सो इल, आई कांट टेल यू। मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया 2017 में भी डिटेक्टेड, दैट देयर वाज, आई वाज अंडर टेरिबल स्ट्रेस, मैं सो नहीं पा रही थी, हो क्या गया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। इसकी फिर जो अयाशी की कहानियां सुनने में आने लगी, आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड, आई कुडंट बिलीव इट। और ये अपने को सन्यासी, झोलाधारी सन्यासी के रूप में पेश करता था, हालांकि कहानियां 2014 से वो तो सुनने को आने लगी थी। बट सी, वन थिंग इज टू हैव अ फ्यू सीक्रेट अफेयर्स, बट हिज dalliances are not limited to a few secret affairs that can be overlooked. But there is a devilish part to his with women, you know. ये जब कहानियां पता चलने लगी, तो अगर मैं आपको एक खुद टेस्ट करने को देती हूँ, 2014 से पहले की मधु किश्वर की कोई फोटो देख लो, हंसता चेहरा है, रिलैक्स चेहरा है, स्माइल यूज्ड टू कम टू मी सो इजीली। 2014 के बाद आपको कोई फोटो नहीं मिलेगी जहां मैं स्माइल कर पा रही हूँ। नॉट दैट आई ट्राई, बट वो आती नहीं, स्माइल ही नहीं आती, हंसना तो बहुत दूर की बात है। I was truly traumatized, and I got so physically sick because I couldn't sleep, and insomnia due to grief and shock. ग्रीफ क्या थी? ग्रीफ क्या थी? What was the grief about? भारत के साथ, see, I'm not just any political activist type.
I take my देश and my mission in life has been to serve मेरा देश और धर्म। मैंने शादी नहीं की और कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं रखी, कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं रखी। और जो गांधी का ये फॉर्मूला अंतिम जन की सेवा में मैंने कितने 3 बार तो मेरे पे मर्डरस अटैक हुए स्ट्रीट वेंडर्स की लड़ाई के वजह से, वो झेलती गई। फॉल्स केसेस तब भी हुए मेरे पे, जिस दिन मेरे पे मर्डरस अटैक होता है, मैं जख्मी होती हूँ, उस पे वो गुंडे, वो भी तब भी भाजपा के गुंडे थे, जिन्होंने मेरे पे अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगा दिया। वो 6-8 महीने पहले भुगता है, 2007 का। सो पर वो मैं झेल गई। यू नो, एज आई सेड, माय मदर्स डेथ, the grief of it, and the shock and the trauma of Modi's betrayal, and anybody who takes their देश एंड धर्म सीरियसली, और आपने सारी जिंदगी उसी में लगाई है, आपने कुछ अपने लिए करियर की कोई परवाह ही नहीं की है ना। मेरे पास जितनी भी विदेश में प्रोफेसरी की ऑफर आई, मैंने मना कर दिया। ये राज्यसभा की ऑफर आई, विमेंस कमीशन की ऑफर आई, आई जस्ट केप्ट रिफ्यूजिंग बिकॉज़ आई न्यू। राज्यसभा की ऑफर आपको कहां से आई थी? जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने ना, कब तो वीपी सिंह को मैं उसके साथ, मुझे पसंद नहीं थे, मैं नहीं डील किया। पर मैं, क्योंकि फार्मर्स मूवमेंट में 10-12 साल शरद जोशी के साथ बहुत क्लोजली काम किए थी, और महाराष्ट्र में बहुत गांव जाके कैंपेन करना, ऑल वुमेन पंचायत्स का, और इनके जो आंदोलन होते थे, आई वर्क वेरी क्लोजली। इसीलिए मैं गुजरात में भी आपके फार्मर्स मूवमेंट में थोड़ा बहुत, पर महाराष्ट्र में ज्यादा। तो वीपी सिंह और शरद जोशी बहुत करीब थे। तो शरद जोशी ने मुझे कहा कि वीपी सिंह जानना चाहते हैं, वुड यू एक्सेप्ट दिस, राज्यसभा और विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन। जी। आई सेड नो। नंबर 1, मेरा ना एक प्रण रहा है कि मैं कभी ऐसी कुर्सी में न बैठूं जिससे मुझे एहसान के रूप में दी जा रही हो, नंबर 1। नंबर 2, जिससे आपको कोई भी उठा सकता हो, मुझे उठा सके कि चलो हटो, तुम्हारी कुर्सी नहीं है, अब ओवर। मैं चाहे 100 रुपए के स्टूल पे बैठ जाऊं प्लास्टिक के, वो मेरा हो, चटाई पे बैठ जाऊं, मुझे कोई उठा ना सके। आई हैव बीन वेरी फर्म अबाउट दिस। इसको भी मैं बंद कर रही हूँ, डिक्लाइन कर दिया। तो जिस व्यक्ति ने जी, वो जो बिट्रेल है, बिट्रेल, यू फेल्ट बिट्रेल, आपको लगा कि मोदी ने दगा दिया, पर दगा किसको दिया? मतलब आप धर्म को, ये है। ऑलराइट, क्यों दिया? देन आई कनेक्टेड द डॉट्स। I'll tell you how I began connecting the dots and reviewing his interviews. For example, ये बड़ी important revelation थी मेरे लिए। When I went back and started reading those interviews he gave me, like I once asked him, नरेंद्र भाई, जरा मुझे ये बताइए कि आपके पीछे क्यों पड़े? आप तो इतनी खिदमत कर रहे हो मुसलमानों की, फिर भी आपको ये फासिस्ट, इस्लाम विरोधी, ये वो करते हैं। पता नहीं मधु जी, आप जानते ही हैं ये कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। फिर मुझे इन्होंने, तो मैंने कहा अमेरिका को क्या पड़ी थी आपको वीजा नहीं देना, इंग्लैंड में वीजा नहीं देना? बोले वो मधु जी, ये पॉलिटिक्स में ना ये ड्रामा चलता है। दीज आर हिज वर्ड्स। एंड देन व्हाट ही सेज आफ्टर दैट, ही सेज, ये जो अमेरिकन एम्बेसी वाले हैं ना दिल्ली में, दे आर इन रेगुलर टच विद मी। मेरा बहुत अच्छा उनके साथ आदान प्रदान रहता है, वो आते भी रहते हैं मुझसे। और आप देखिए वाइब्रेंट गुजरात में कितनी बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टर्स अमेरिका के आ रहे हैं, इंग्लैंड के आ रहे हैं, यूरोप के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़े ना, दे हैव वेरी ग्रेट गुडविल टुवर्ड्स मी। मैं कहूँगी ये क्या मतलब हुआ इस बात का? This will surprise you. But then later on, lot more became clear कि अगर इनका चल रहा था, फिर उसके बाद क्या पता चला, ACYPL कनेक्शन जी, तो अभी हाल ही के वर्षों में पता चला। ACYPL is a CIA outfit। उसका काम ही है यंग
पॉलिटिकल लीडर्स को कच्ची उम्र में पकड़ो और उनको ट्रेन करो टू रीच द टॉप पोजीशंस ऑफ पावर इन द कंट्री। बड़े हेड्स ऑफ स्टेट उन्होंने बनवाए, बिठाए, ऐसा वो जी जी उनका बिल्कुल है। बिल्कुल। उनके ट्रेंड लोग वहां पहुंचे। अब जब ये पता चला उनकी वेबसाइट से दैट ही इज वन ऑफ देयर फेवर्ड ट्रेंड कैंडिडेट्स, इसी किस्म से सुधांशु त्रिवेदी भी हैं उनके, पर इनको तो उन्होंने वहां पहुंचाया। अगर ये ACYPL नुपुर शर्मा जी भी वो भी है, उन्हीं में से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल और भी कहानियां बहुत सी। जी अभी क्या, अब हाउ डू आई कनेक्ट द डॉट्स? नंबर 1 ACI के, सेकेंडली ग्लोबलिस्ट माफिया के बड़े यार हैं। अच्छा एक और बात, ये जब इसको जरा आप बताइए, इसको जरा थोड़ा। बताऊंगी, हाँ, ग्लोबलिस्ट इससे माफिया पहले जो आप एक कह और रहे हैं। बात, इससे पहले एक और बात सुन लो। हम्म, इनकी याराना, अच्छा हमने सोचा था कि अमेरिका ने इनको इतना ह्यूमिलिएट किया है तो ये कभी अमेरिका नहीं जाएंगे। मैं होती तो मैं कहती भाड़ में जाए, आई एम नेवर गोइंग टू स्टेप इनटू योर कंट्री। जैसे ही प्रधानमंत्री बने उड़ गए अमेरिका। आई वाज शेल शॉक्ड। मैंने लिखा भी कि मोदी जी ये क्या, और फिर एक के बाद एक गलत जफियां डालना। आई मीन ही वेंट टू वल्गर हाइट्स, वल्गर डेप्थ्स। तो एक तो ये जैसे ही उड़ गए तो लगा कि इनकी पुरानी साठ गांठ ही होगी जो मोदी, देन आई कनेक्टेड हिज सेइंग ओ दे बीन इन टच विद मी। तो ये नूरा कुश्ती थी क्या? फिर एक और बात, ये भी रिवीलिंग थी। मैं सोचती थी कि फॉरेन फंडेड एनजीओज ने इन्हें इतना उत्पीड़न दिया है, बदनाम किया है, तो तुरंत ये तो उन्हें निकालेंगे। और मेरा तो हमेशा रहा है फॉरेन फंडेड एनजीओज के प्रति एक हॉस्टिलिटी का भाव, कि मुझे अपने देश के लिए ये जलालत लगती है कि हमारे इलीट वर्ग के लोग जाके भीख का कटोरा वहां रखें और कहें हम जी देश सेवा करेंगे। देन दे बिकम नेटिव इन्फॉर्मर्स, देयर एजेंट्स। तो मैंने जैसे ये पावर में आए, आई थॉट कि ये टाइम है अब इन्हें कहो जी इनको भगाओ। मैंने 21 प्रबुद्ध नागरिकों के, टॉप नॉच पीपल, इंटेलेक्चुअल्स, उसमें सबसे बड़ा नाम मेरी दृष्टि में स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कोयम्बटूर में you know is one of the very revered, he used to be revered, now he is no more। मैं खास उनसे मिलने गई कोयम्बटूर, और हमने एक बेंगलोर में एक मीटिंग की थी, राउंड टेबल ऑफ एक्टिविस्ट, जहां हमने तय किया था कि वी विल अपील टू हिम, एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स की बेंगलोर में आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मैंने बुलाया इन लोगों को, और हमने तय किया कि हम मोदी को जॉइंट अपील करेंगे कि फॉरेन फंडेड एनजीओज को भगाओ। 21 अच्छे खासे नामों के सिग्नेचर्स के साथ मैं गई मोदी के पास, ये कहने कि ये इन्होंने काम किए हैं, ये इनका रोल रहा है, क्योंकि मैं इनके रोल को पहले से ट्रैक करती रही थी, तो कृपया इनको भगा दो। मतलब सभ्य भाषा में दैट दे नीड टू बी आउस्टेड फ्रॉम इंडिया। मोदी जी ने मेरी तरफ देखा, चिट्ठी ले ली, चुप। अब उसके बाद मैं सत्ते में कुछ एक्शन तो होना ही नहीं था। फिर मैंने जैसे राम माधव और आरएसएस के लोगों से, भाजपा के लोगों से कही, तो राम माधव, आई अप्रिशिएट हिज ऑनेस्टी, ही टोल्ड मी मधु जी आप बिना उलझुल बातें करती हो, कौन मानेगा आपकी? आरएसएस भी तो फूड फाउंडेशन का पैसा लेता है। I was stumped. I couldn't believe it. क्यों? मेरे लिए ये फॉरेन फंडिंग बड़ा सिंपल था कि आपके आत्मसम्मान की ये बात है कि आप भीख मांगने उनके पास नहीं जाएंगे जिन्होंने सारा शोषण और दोहन हमारे देश का किया, तोड़ के रखा है, और वो हमारे देश के सज्जन कभी रहे नहीं। कहीं भी जाते हैं ये, इनका फुटप्रिंट वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत जालिम है, जहां भी गए हैं जेनोसाइडल इतिहास है, और ब्लड सकिंग करते हैं। तो इनसे मैं पैसे लेके मेरे देश के गरीबों की काम करूं। देन आई रियलाइज ये फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट आर एक्चुअली सिपॉइज ऑफ द कन्वर्जन माफिया।
जहां जहां जिस एरिया में, चाहे मेधा पाटकर का एक्टिविज्म शुरू हो या दिल्ली में एक्शन इंडिया जिस बस्ती में, वहां चर्चेस प्लांट होने लगती है, तुरंत चर्चेस प्लांट होने लगती है। ये खोलते हैं रास्ता, दे प्रिपेयर द ग्राउंड, and then they are native informants, they will tell you who's who and report. तो मुझे इनसे बहुत चिढ़ थी, तो मैंने सोचा मोदी तो हटाएगा इन्हें, हटाना तो क्या था, और मजबूत हो गए। अच्छा, एफसीआरए के साथ इन्होंने क्या किया, दैट वाज अनदर शॉकर। हम कह रहे हैं एफसीआरए कंट्रीब्यूशंस बंद करो। जिसने भी फॉरेन फंडिंग को फॉलो किया है, तो पुराना जो यूपीए के काल का एफसीआरए एक्ट होता था, उसमें क्या था, 3 बातें अच्छी थी। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल आप पॉलिटिकल पार्टी के काम के लिए नहीं ले सकते, डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए, उस किस्म के पॉलिटिकल डोमेन में काम करने के लिए नहीं ले सकते। वो समाज का सोशल वर्क, डेवलपमेंट वर्क, हालांकि दे यूज डेवलपमेंट वर्क ओनली टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड कन्वर्जन्स, बट था तो रुकावट। और मीडिया नहीं ले सकता, जर्नलिज्म के अखबार चलाना है तो आप फॉरेन फंड नहीं ले सकते। तीसरी जो अच्छी बात थी वो थी कि होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से आपको पूरा ब्यौरा मिल जाता था, किस बंदे को कितना पैसा मिला। तो जैसे इंदिरा जयसिंह को कब किस कानून पारित कराने के लिए कितने करोड़ मिला, रंजना कुमारी को कितने करोड़ मिला, फलां को कितने, वो मैं खंगाले और मैंने कुछ पब्लिश भी किए थे। कथुआ वाली किताब या खाप पंचायत को, हमारी कम्युनिटी पंचायत को बैन करवाने का काम, क्योंकि वो चर्चेस प्लांटिंग में रुकावट डालती थी, उनके खिलाफ जो फेक नैरेटिव चला के एक क्रिश्चियन एनजीओ ने चलाया, उसको कितने करोड़ मिलने लग गया पैसा, ये सब मैं खंगाल के पब्लिश कर चुकी थी, है ना। और अब क्या होता है, मोदी जी एफसीआरए का अमेंडमेंट करते हैं। कैसा? 3 बातें, political parties with retrospective effect can take foreign donations. Political parties do not have to give account for it. तो कांग्रेस भी बड़ी खुशी से मान गई, क्योंकि वो भी फंसे हुए थे, उन्होंने भी लिए थे फॉरेन ग्रांट्स और they were in trouble as per law, तो इन्होंने उनको भी पटा के वो पास करवाया। थर्ड, no revelations at all. अब होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट आपको कोई जानकारी नहीं देती कौन कितना पैसा ले रहा है। नाटक क्या किया कि हम तो एफसीआरए वाले सारे एनजीओस को नोटिस भेजा है, इनको को बंद किया। वो नौटंकी क्या थी? वो नौटंकी ये थी मयूर भाई जी, कि इन्होंने इनको हिसाब नहीं भेजा था, इन्होंने नौटंकी का नोटिस भेजा, हिसाब भेजो। वो तो खाऊ जो थे, केवल पेपर ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने उनकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी। पर जो मोटे मोटे इंदिरा जयसिंह का लॉयर्स कलेक्टिव या जो है, उनके तो अकाउंट्स अच्छे सीए बनाते थे, तो उन्होंने इनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन सारी कंप्लाई कर ली, तो इसने किसी को बंद नहीं किया। और पुलिस रिफॉर्म सारा जो एजेंडा है, फॉरेन फंडेड, सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, जो जनरल सैम मानेकशॉ की बेटी माया दारूवाला, जो मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, उसने सारा चलाया सोरोस के पैसे से। मैंने पूरा एक्सपोज किया कि ऐसे देश पुलिस रिफॉर्म्स सोरोस चला रहा है, उस फोर्ड फाउंडेशन चला रहा है, ये कैसे आप स्वीकार कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भी इज डांसिंग टू देयर ट्यून्स, पर इन्होंने कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो ये समझ आ गया ये एक्चुअली किसी के खिलाफ काम करने की औकात ही नहीं रखते। नियत तो छोड़ो, औकात ही नहीं, क्योंकि जिस तरह ये ग्लोबलिस्ट माफिया के जी हजूरी में लग गए, बिल गेट्स के आगे जिस तरह ये फैल जाते थे, और उसको उसके ब्रांड एम्बेसडर बनके इन्होंने वैक्सीन वो बेची जो जेनोसाइडल है, और कोई हिसाब किताब नहीं रखा जिस तरह की कोर्शन यहाँ चली, क्या आफ्टर इफेक्ट्स हुए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कुछ नहीं। एटलीस्ट अमेरिका में अब मुहिम चल रही है,
यूरोपियन देशों में बिल गेट्स को फांसी तक लगाने तक की नौबत आ चुकी है, जिस तरह के एक्सपोजेस हो रहे हैं। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। इन्होंने बल्कि आयुर्वेद को इतना प्रताड़ित किया। बाबा रामदेव पे, आई एम द ओनली वन हु स्पोक इन हिज डिफेंस। 1500 क्रिमिनल केसेस एक झटके में इन्होंने उसके खिलाफ लगवाए, उससे माफी मंगवाई, सुप्रीम कोर्ट को जाके माफी मांगनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे कहना पड़ा नहीं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, मैंने झूठ बोला था कि हमारे जो काढ़े हैं, हमारी जो कोविड किट है, ये हमारे वायरस ठीक कर सकते हैं, विच वाज अ लाई, आई यूज्ड इट, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई। और आयुर्वेदिक सारी संस्थाओं को, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हियर, इंक्लूडिंग जामनगर में जो उन्होंने खोली है, WHO विच इज अ स्कैम रिडन इंस्टीट्यूशन, जिसको अमेरिका ने बैन कर दिया कि गेट आउट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ पेनी। उनका एम्पायर बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में। वो अब मलेरिया कंट्रोल के नाम पे भी आ रहा है, जबकि ये खुला एक्सपोज हो चुका है कि उसके पास मस्कीटो प्रोडक्शन फैक्ट्री है, उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज ऐसे हैं जो एक मस्कीटो बाइट से वो वैक्सीन का असर कर सकते हैं, एंड दे कैन एक्चुअली मेस अप विद योर एंटायर जेनेटिक कंपोजिशन। ये जब जी। कर रहा है तो ये अक्षम्य अपराधों में ही आएगा। ऐसे कितने गिना सकती हूँ मैं? तो मैं एक के बाद देन वंस केप्ट गेटिंग मोर एंड मोर एंग्री। और मैंने जैसे कहा, कथुआ कांड में जो इसका रोल रहा है आदमी का, मुझे पक्का हो गया कि इसको सुपारी दी गई है हिंदू समाज को अंदर से छुरियां घोंपने की, और इसको वो लेफ्टिस्ट चाहिए, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेता? मेरे खिलाफ कितनी FIRs इसने की हैं दर्ज, डेफमेशन केसेस बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में मेरे खिलाफ हो रहे हैं। आज नोटिस मुझे आया, आपका ट्विटर हैंडल क्यों ना बैन किया जाए, वहां भी कंप्लेन की। लेफ्टिस्ट का नहीं किया, क्योंकि लेफ्टिस्ट इसको गाली दें तो ही मूर्ख हिंदू इसको हिंदू हृदय सम्राट समझेंगे। तो ये नूरा कुछ खेली गई, लेफ्टिस्ट को भी पता है कि आपको नहीं। मुझे आपको लगता है कि आप भी जो है, मतलब माफ कीजिएगा, आई डोंट वांट टू यूज इट इन डिरोगेटरी, बट आपको ये लगता है कि आप भी मूर्ख बन गई? हाँ हाँ, Somewhere? अरे मैं खुद कह रही हूँ। See, I am actually one of those who trust like a child, but I'm also very alert to betrayal. The moment somebody show, मेरा जैसे इतनी ट्रस्ट करती हूँ मैं कि मेरे से कितने लोगों ने मुझे कंगाल कर दिया, मेरा प्रोविडेंट फंड ले लिया, उधार लिया, कभी वापस नहीं दिया। आई ट्रस्ट लाइक अ चाइल्ड, इट्स माई जेनेटिक डिफेक्ट, माई फादर वाज लाइक मी। बहुत चीट किया लोगों ने मुझे। ट्रस्टिंग इज माई इमोशनल नेसेसिटी, बिकॉज इफ यू जी। डोंट ट्रस्ट then you become like a cynic. And I like to be able to trust people, and lot of people have proven trustworthy. बहुतों ने धोखा भी दिया। So मैं बहुत जल्दी मूर्ख बनाई जा सकती हूँ, मेरी आइडियलिज्म ऐसी है कि but now after being bitten by Modi bug, no more. पूरा जो ये सारी जर्नी है ना, तो मैंने सीखा है कि अब किसी पॉलिटिशियन के ऊपर तो विश्वास करना ही नहीं। मैं तो डेमोक्रेसी पे सारा मेरा जो 2 पैसे का कभी विश्वास रहा होगा वो भी खत्म। मैं वोट भी नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी है, इट इज डिजाइन्ड टू टेयर असंडर सोसाइटीज। पॉलिटिकल पार्टीज जहां भी ये वोट आधारित डेमोक्रेसी चलती है, मेजॉरिटी वोट, हर जगह समाज टूट रहा है, हर जगह गृह युद्ध की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हर जगह इस्लाम जाके डेमोक्रेसी को हाईजैक करके, अब देखिए ना यूरोप में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी उनकी मशीनरी कैप्चर कर ली, उनकी यूनिवर्सिटीज में किस तरह उन्होंने नैरेटिव अपने फेवर में चला रखा है, प्रो इस्लाम, एंटी हिंदू। हिंदू जो क्योंकि मार खाते हैं तो इसलिए कोई उनके लिए खड़ा ही नहीं होता, मार खाने वालों के लिए कोई नहीं खड़ा होता, मारने वालों के साथ खड़े हो
है, ये बड़ा स्पष्ट है। तो यस आई वाज मेरी है कमजोरी रही। क्योंकि राम यू नो जेठमलानी साहब ने तो कबूल you can't सॉरी be an idealist if you don't trust in human beings. If you are cynical about human beings, you can't be idealistic कि समाज ऐसा बन सकता है जो राम राज्य की जो परिकल्पना वाला समाज पर अब कलयुग में जी रहे हैं तो मोदी जैसे ही मिलेंगे। वो मधु जी और एक्चुअली मुझे लगता है कि इतनी हमारी लंबी हमारी लिस्ट है बहुत हमारी हैं क्या कह रही हैं? इसके अपराधों की, अक्षम्य अपराधों की इतनी लंबी लिस्ट है। राम मंदिर के हाँ साथ जो इसने किया, बहुत बड़ा पाप किया और उसका मुझे सारा श्रेय ले रहा है। भाई इतने गंदे गंदे इसने काम किए हैं। जिस व्यक्ति ने गोलियां दागी थी राम भक्तों पर, भून डाला था, उसको इंचार्ज बना लिया राम मंदिर बनाने का। और क्या नहीं इसने गंदा किया, काशी का कॉरिडोर कैसे इसने, I mean, it's so vulgar, the work he has done in the name of rejuvenating Kashi. मुझे लगता है कि मधु जी का संपर्क टूट गया। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो एक बार फिर से हमारे साथ आके जुड़े। तो मधु जी वापस हमारे साथ जुड़िए। वो बीच में क्योंकि उनकी बातचीत हमारी लंबी चली और समय का ध्यान ना मुझे रहा ना उनको रहा, तो ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हमारी बातचीत हो गई। तो बैटरी जो है उनकी ड्राइड आउट हो चुकी थी उपकरण की, लैपटॉप की शायद, या लैपटॉप से आप जुड़ी ना, लैपटॉप की। तो भाई अब इस बातचीत में हम इसके 2 एपिसोड बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 2.25 घंटे की बातचीत है। तो मैंने मधु जी से कहा तो उन्होंने हाँ कही है। तो हम 2 एपिसोड में इस पूरी बातचीत को शेयर करेंगे आपसे। और जो आज का एक्चुअली मेन सब्जेक्ट होने वाला था कि भाई इनकी किताब को जो कि इन्होंने लिखी, मोदी मीडिया एंड मुस्लिम, या वर्ड्स आगे पीछे Modi मेरे हो सकते Muslims and Media. हैं, एंड मीडिया। हालांकि वो किताब मैंने पढ़ी है, मेरे पास है वो किताब। हम लोग जब मिले थे अहमदाबाद में एएमए में, आपको याद नहीं होगा, लेकिन उस समय फिर मैंने वो किताब वहां मिल रही थी, मैंने खरीदी थी वो किताब, मैंने ली थी, तो मैंने उसके बाद पढ़ी है। तो उस पर हम कि कैसे सैबोटाज किया गया और क्यों किया गया और क्या वो अनुभव थे, उस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और इस बातचीत की 2 एपिसोड बनेंगे, तो मतलब इसके बाद के आप देखेंगे तीसरे एपिसोड में ये बातचीत हमारी आज यहाँ समाप्त होगी। तो मधु तो जी फिर आज यहाँ, परसों कर लेंगे। अच्छा नहीं, हाँ पर हाँ आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। हाँ, हम कल कर लेंगे रिकॉर्डिंग और फिर उसको चलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों से कि आप इस बातचीत को लेकर भी अपनी राय जरूर से रखेंगे। आपके कुछ सवाल मैंने छान के रखे हैं, वो एक पूरा इस सब टॉपिक्स के बाद जब एक हम सवाल और जवाब का अलग से एक जो करेंगे, तो उसमें वो सवाल आपके बिल्कुल हम जो है वो लेंगे। और भी मुझे और बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मधु जी आपको भी जो है बातचीत जो है वो करने का आनंद या आपको एक संतोष मिल रहा है। आई होप दैट कि हाँ, ढंग हमारे से बात हो रही है, बीच बीच में आप काटते नहीं हैं और मैं भी बिना ब्रेन फीवर के बात करती हूँ। मोस्ट जर्नलिस्ट टेंड टू गिव यू ब्रेन फीवर because they are so impatient to put their silly questions or pre-rehearsed questions. You don't have pre-rehearsed questions. You listen to me and then you respond to what I'm saying. So in that sense, it is a rare experience and I appreciate it very much. Thank you. तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और फिर आगे जुड़ते हैं कि आपकी किताब को कैसे सैबोटाज, मोदी साहब ने कैसे सैबोटाज किया, मतलब कि कैसे उसको, उसके प्रचार प्रसार पर कैसे उसको रोकने की कोशिश की, या तो वो ना बहुत पढ़ी जाए, ना लोगों तक बहुत पहुंचे, उसको लेकर कैसे उन्होंने कोशिश की, उस पर हम अलग से बात करेंगे। आज आप आई हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, और हमारे सभी जो साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। पार्टिसिपेट मैंने कहा जरूर कीजिए, आप लिख के अपनी राय जो है हमको बताइए इस बातचीत के बारे में, इस साक्षात्कार के बारे में। और बाकी तो एक हमारा जिम्मा है, क्योंकि हम यूट्यूब पे है और यहाँ सब जो है वो सब्सक्रिप्शन से चलता है, लाइक से चलता है, शेयर से चलता है।
तो भाई ये हमारा जिम्मा बनता है कि हम आपको अपील करें कि इसको, अगर आपको बातचीत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और मंच आप ही का है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और अपने साथियों से करवाएं। और हम क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और क्राउड फंडिंग से चलते हैं, तो ये नीचे आप देख रहे हैं जो लाल कलर का जो है बैकग्राउंड में, वो जो स्क्रॉल चल रहा है, तो उसमें इंफॉर्मेशन है कि आप कैसे हमको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो जैसे और जितना चाहे आप जरूर से करें, ये जानकारी आपके लिए है। मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपका, और दर्शकों का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर और फिर सच ए मिलते हैं। पेशेंट हियरिंग। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं और फिर बातचीत जो है वो शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।